हेलो गाइस, मैं सिर्फ डॉक्टर अजय राठौर। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल्स, हमने पार्ट 1 पढ़ चुके थे। ठीक है, उस लेक्चर में हमने क्या देखा थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को डिलीवर करेंगे और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में जो लास्ट में 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड द फ्रॉग, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है कि एनसीईआरटी ने तो कॉकरोच और अर्थवॉर्म को हटा दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, सिर्फ रखा क्या है, वहाँ पर फ्रॉग रखा हुआ है। लेकिन ये हटाया आपके एनसीईआरटी, लेकिन एनटीए ने, जो नेशनल टैलेंट एजेंसी जो एग्जाम होल्ड करती है नीट का, उसने अभी तक इस चीज़ की परमिशन दी नहीं है कि हम लोग एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हटाए हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे नीट में। वो शायद अभी भी इंक्लूड कर सकते हैं अर्थवॉर्म को, कॉकरोच को इन द नीट एग्जाम। तो हम लोग उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, पर क्लियरेंस आ जाए। ठीक है, एनटीए की तरफ से क्लियरेंस आ जाए कि उन तीनों ऑर्गेनिज्म में क्या नीट एग्जाम में पूछा जाना है, क्या नहीं पूछा जाना है। उसी के बेसिस पर हम बाद में उन 3 ऑर्गेनिज्म जो कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ थे अब तक? सबसे पहले टॉपिक का हेडिंग डाल देते हैं, हमारा क्या था? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो क्या हमारा आज का हेडिंग है, दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो क्या हम इसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे संरचनात्मक संगठन इन प्राणियों में। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, प्राणियों में संरचनात्मक ये संगठन हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें कहां तक देख लिया था? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। एक बार से कंटेंट फिर से लिख देते ताकि हम लोगों को चीजें याद आ जाए कि कौन कहां से हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे रिमाइंड करने में, रिकैपिचुलेट करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अब तक। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहला कंटेंट था हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोगों ने देखा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे होता है। यूनिसेलुलर एक सेल से बने होते हैं, एक कोशिकीय के प्राणी एक सेल से बने होंगे। मल्टीसेलुलर प्राणी जो होते हैं, बहुकोशिकीय के प्राणी, मल्टीपल सेल से बने होंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, पर वहाँ क्या कंडीशन ये थी कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होनी चाहिए, तब जाकर टिश्यू बनेगा। और टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। कंडीशन ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज होने चाहिए, तब जाकर ऑर्गन बनेगा। 2 या 10 से ज़्यादा ऑर्गन होने पर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी हमारी कि कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग और अंग मिलकर तंत्र, अंग तंत्र बनाते हैं। ये हमारी कंडीशन थी। सब कंडीशन में क्या है कि 1 से ज़्यादा, ठीक है, 1 से ज़्यादा मतलब 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी सब्सटेंस होने चाहिए, जैसे कोशिका, उत्तक, अंग और फिर उसके बाद अंग तंत्र बनता है। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद फिर हम लोग गए थे लिविंग टिश्यू पे। हो सकते हैं कि लास्ट लेक्चर से आज के लेक्चर में थोड़ा कंटेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यू पे हम लोग गए थे। लिविंग टिश्यू में हम लोग ने क्या देखा था? लिविंग टिश्यू हम लोगों ने देखा था सबसे पहले एपिथेलियम। एपिथेलियम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके थे, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंपल एकदम, यानी सिंगल लेयर होगी वहां पर। ठीक है, कोई उनका क्या नहीं, कंपोजिशन अलग होगा, कंपाउंड का अलग होगा। किस बेसिस पे कंपोजिशन अलग होगा? लेयर के बेसिस पे। तो लेयर के बेसिस पे हम लोगों ने एपिथेलियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सिंपल एंड अनदर इज द कंपाउंड। सिंपल में एक लेयर होगी, कंपाउंड में मल्टीपल लेयर होगी। ठीक है, वहां भी एक शर्त होती है। शर्त क्या है कि 1 से ज्यादा लेयर होनी चाहिए, जैसे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन में कंडीशन थी। तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद फोर्थ हम लोगों ने एपिथेलियम में देखा था एक सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमने 4 डिवीजन देखे थे वहां पर। तो 4 ने 3 डिवीजन देखे थे, आपको याद हो तो।
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ट्यूबुलर एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, यानी सरल शेल की उपकला उत्तक, सरल घनाकार उपकला उत्तक और सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। ये हम लोगों ने 3 पार्ट वहां देखे थे, 3 डिवीजन देखे थे सिंपल एपिथेलियम के, ठीक है। उसके बाद इन 3 डिवीजन में हम लोगों ने डिफरेंस करके देखा था, आपको याद होगा डिफरेंस करके देखा था कौन कहाँ मिलेगा, उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम के बाद देखा था ग्लैंड्स, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने क्या बीच में ही ग्लैंड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसके बाद गॉबलेट सेल्स वगैरह और डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स ने इंट्रोड्यूस कर दी। टॉपिक छोटा सा दिया हुआ, मैं उसको एलोबरेट करके चार्ट बना के देखा था कि ग्लैंड्स के टाइप देखे थे, एक्सोक्राइन होती है, एंडोक्राइन होती है, फिर एक्सोक्राइन को भी आगे जाके डिवाइड किया था हम लोगों ने, ओके। तो हम लोगों ने वहाँ उसका पूरा देख लिया, चार्ट को बस रिपीट करने बैठेंगे तो आज हमारा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पे ही बेस हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड्स हम लोगों ने देख लिया था, ग्लैंड्स कैसी होती है, ग्लैंड्स हमेशा सिंपल एपिथेलियम की जो कंपाउंड और कोलमनर एपिथेलियम होती है उसकी मोडिफिकेशन होती है ग्लैंड्स, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था। ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करना, ये हम लोगों ने वहीं देख लिया था। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कुछ जॉइंट्स के बारे में, और उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम देखेंगे हम लोग आज, कंपाउंड एपिथेलियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हम लोग देखेंगे आज कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम लोग क्या देखेंगे आज, मस्कुलर टिश्यू एंड और न्यूरल टिश्यू। तो ये 2 चीज आज हम लोग एकदम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू न्यूरल टिश्यू है, ये आपके अगले लेक्चर यानी अगले पार्ट का टॉपिक है, अगले यूनिट के टॉपिक है। मस्कुलर टिश्यू में मेनली क्या स्केलेटल मसल्स को पूरा एलोबरेट करके हम लोग पढ़ेंगे, मूवमेंट्स वगैरह में, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग, स्केलेटल जो मूवमेंट्स है लोकोमोशन वाला चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू को, और न्यूरल टिश्यू का हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ एनसीईआरटी में दिया, उतना ही हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को एलोबरेट करके पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड और लिम्फ, वो हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम को पूरा पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम का सिर्फ छोटा सा पार्ट दिया हुआ, मुश्किल से 4 या 5 लाइंस दी हुई, 4-5 सेंटेंस दिए हुए, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके पढ़ लेंगे, जितना हमारा आज तक के एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में या फिर डिफरेंट टाइप के मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे उनको कवर कर लेंगे। जॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं आज हम, ओके। So it is not a joint, it's a junction. Joint is a type of the junctions, okay? तो ये है जंक्शन है, जंक्शन। सो हम लोग अब देखते हैं जंक्शंस के बारे में कि जंक्शंस क्या चीज है। जंक्शंस क्या चीज है, ऐसा जो एनसीईआरटी ने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। जंक्शंस, ठीक है, जंक्शंस क्या होते हैं कि जैसे एक सेल है, अब एक सेल अकेले तो सर्वाइव किसमें करेगी, यूनिसेलुलर में करेगी, लेकिन हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं तो वहां पर पूरा सेल्स का क्लस्टर्स पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, तो सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो आपस में जुड़ी हुई रहती है, और जिस जगह जुड़ती है 2 सेल्स आपस में उसको हम जंक्शंस बोलते हैं। तो ये भी डिफरेंट टाइप के जंक्शंस होते हैं कि सेल आपस में कैसे जुड़ी हुई है, एकदम टाइटली जुड़ी हुई है कि एक सेल से दूसरी सेल में कुछ भी आ जा नहीं सके, ठीक है, या फिर थोड़ा सा गैप है, हाँ पे कुछ ना कुछ आ जा सकता है, या फिर एडरिंग है, यानी जस्ट वो अपने आसपास के सेल को जोड़ के रखी ताकि साथ में रह सके। तो इसी बेसिस पर 3 टाइप के जंक्शन हमारे एनसीईआरटी में बताए गए हैं, कोई हम 3 टाइप के जंक्शन आज हम पढ़ेंगे। सो पहला जंक्शन हम लोगों को बताया गया है, दैट इज द टाइट जंक्शन। सेकंड जंक्शन हम लोगों को बताया गया है, दैट इज द एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन। और थर्ड जंक्शन हम लोगों को बोला गया है, दैट इज द गैप जंक्शन। सो टाइट जंक्शन क्या होता है? टाइट जंक्शन होता है कि सेल एकदम टाइटली जुड़ी हुई है, जहां से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी अदर पार्ट्स लीक ना कर सके,
सो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन लिखेंगे, ए टाइप ऑफ जंक्शन, a type of junction that prevent the a type of junction that prevent the leaking of substances एक टाइप ऑफ जंक्शन दैट प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब एक टाइप का जंक्शन जो रोकता है लीकिंग ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों की लीकिंग को रोकता है एक दूसरे में जाने से, फ्रॉम ईच अदर, ओके ईच अदर फ्रॉम ईच अदर से। सो टाइप जंक्शन दैट इज क्लियर। व्हाट अबाउट द एडेरिंग जंक्शन? एडेरिंग जंक्शन क्या है? दैट कीप connect the neighboring cells together। ये क्या काम करता है कि जो पड़ोसी कोशिका है उनको साथ में बनाए रखता है। मैंने बोला था आपको कुछ होते हैं टाइटली जुड़े होते हैं, कुछ जस्ट जुड़े होते हैं ताकि साथ में रह सके, और कुछ होते हैं जिनमें सब्सटेंस का आदान प्रदान हो सके। तो दैट कीप्स कनेक्ट द neighboring cells together, that is the adhesion junction। and what is the gap junction? so gap junctions क्या होता है? ये एक प्रकार के जंक्शन है जिनमें थोड़ा सा गैप होता है। सो ये क्या करते हैं कि कुछ मटेरियल्स या कुछ सब्सटेंस का आदान प्रदान कर सकते हैं दूसरे से, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक द सम आयंस, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये गैप जंक्शन हो गया। ए टाइप ऑफ जंक्शन that allow to move substance, that allow to move some substances from the junctions, like ions, small molecules and some large molecules। हम इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में यही तीन जंक्शंस के बारे में दिया गया और यही उनका कहने का मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ। हो सकता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस हो सके, लेकिन मीनिंग यही है, ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंस वाली चीजों को समझ आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। दैट इज क्लियर। टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन एंड दैट इज गैप जंक्शन। तो ये हमारा जंक्शन टॉपिक आज खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब कंपाउंड एपिथेलियम पे। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम वी ऑलरेडी नो अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम, दैट टाइप ऑफ एपिथेलियम इन विच मल्टीपल लेयर्स आर फॉर्म्ड। मतलब एक प्रकार ऐसी प्रकार की उपकला ऊतक जिसमें ये उपकला कोशिका में उपकला ऊतक जिसमें एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है, यानी मल्टीपल लेयर की पाई जाती है, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन है, ओके। तो कंपाउंड एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम यानी संयुक्त कला। कंपाउंड एपिथेलियम यानी संयुक्त कला, यानी ऐसी एपिथेलियम जिनमें क्या मल्टीपल लेयर्स पाई जाती है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियम। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम हो गई। तो
तो भाई कंपाउंड एपिथेलियम आई है, कुछ तो काम लेके आई होगी ना, कुछ तो पर्पस होगा इनका दुनिया में आने का। हमारा और आपका दुनिया में आने का कुछ पर्पस है, कुछ बनना है, कुछ एम है, सोसाइटी के काम आना है, घर वालों काम आना है, कुछ ना कुछ एम है किसी का। तो कंपाउंड एपिथेलियम यदि आई है तो कुछ ना कुछ तो एग्जिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ तो इनका होगा ना, कार्य फंक्शंस वगैरह। तो इनका फंक्शंस क्या है? देखो ये मल्टी लेयर होती है, ठीक है, मल्टी लेयर होती है कंपाउंड एपिथेलियम। तो इनके जो पहला सिंपल एपिथेलियम थी क्यूबोइडल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, तो वो क्या थी? बड़ी बड़ी सेल्स थी। स्क्वामस था चपटी फ्लैट सेल्स थी, क्यूबोइडल क्यूब लाइक सेल्स थी, कॉलमनर क्या थी? एकदम सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंडर शेप टॉल सेल्स थी। तो उनका कार्य था क्यूबोइडल कॉलमनर का सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन। अब कंपाउंड एपिथेलियम ये भी एक लार्ज सरफेस एरिया रखती है ऑब्वियसली। तो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से इनका जो रोल है ना लिमिटेड हो जाता है इन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन में, लिमिटेड role in absorption and secretion। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में इनका रोल लिमिटेड हो जाता है। तो रोल लिमिटेड होगा तो इनका वास्तव में फंक्शन क्या है? ओके, इनका जो फंक्शन है दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन from chemical and मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब क्या है? जैसे आपकी कंपाउंड एपिथेलियम है इस तरह की, ठीक है, इस तरह कंपाउंड एपिथेलियम ये है, तो एक से ज्यादा लेयर होगी। या फिर कंपाउंड एपिथेलियम कौन सी है? स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम। और ये कौन सी? क्यूबोइडल कंपाउंड एपिथेलियम। तो एक से ज्यादा लेयर होगी। तो बाय चांस मानो कि यहाँ से कोई सिक्रेशन हो रहा है, तो सिक्रेशन यहाँ तक बाहर पहुँचते तो बहुत कम हो जाएगा ना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो इसके बेसमेंट मेंबर तक जाएगा तो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है ना बहुत कम पहुँचेगा। तो इसलिए इनका रोल जो होता है एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन में बहुत कम हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये लाइन, ठीक है। बहुत से लोग इस लाइन समझ नहीं पाते कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में इनका रोल कम क्यों हुआ। तो ये आपको मल्टीपल लेयर होने की वजह से इनका रोल कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस। अब क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने एक कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, गर्मी में हम लोग सिंपल एक शर्ट टी शर्ट पहन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब सर्दी आती है हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं, ऊपर से दूसरा जैकेट्स पहन लेते हैं। तो मल्टीपल लेयर हम लोग धारण कर लेते हैं, किस वजह से? प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, यानी बाहरी इन्वायरमेंट से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। इसी प्रकार प्रोटेक्शन फ्रॉम द केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे कुछ केमिकल्स वगैरह, एसिड वगैरह हो गया, उनसे बचने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेस क्या हो गया? किसी चोट से बचने के लिए, ठीक है। तो उस केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से ये हमको क्या प्रोटेक्शन देती है? प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ द स्किन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को, जो हमारी ड्राई सरफेस है स्किन की उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है हमारे बॉडी के, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी लाइनिंग करती है, लाइनिंग एंड गिव देम प्रोटेक्शन। ओके, दैट इज क्लियर। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी लाइनिंग करती है और उनको भी प्रोटेक्शन देती है। सो अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम से क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियम के तीन टाइप होते हैं, स्क्वामस कंपाउंड, क्यूबोइडल कंपाउंड और एक कॉलमनर कंपाउंड। लेकिन एक थोड़ी सी अलग टाइप की भी कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
तो अब इनको हम चार्ट में पढ़ते हैं, जैसे हमने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को पढ़ा था, उनकी लोकेशंस, उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर्स और इनके एग्जांपल्स, वैसे हम इसको पढ़ेंगे। ओके, होपफुली आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत इजी वे में डिलीवर की जा रही है चीजें। हम लिख देते हैं सबसे पहले एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर भी यहाँ हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ लिख देते हैं हम लोकेशन और यहाँ लिख देते हैं हम फंक्शंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम, यानी शल्की संयुक्त उपकला ऊतक, शल्की संयुक्त उपकला। तो इसका डायग्राम हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। ओके भाई, ये होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो होती कैसी है देख लेते हैं एक बार इसको कि क्या है क्या नहीं है। हम लोगों ने बोला था कि कोई इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती जब हमने स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा था। ठीक है, जब स्क्वामस कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो इसकी मल्टीपल बाउंड्री होगी कुछ ऐसे करके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये इसकी मल्टीपल बाउंड्री हो गई। यहाँ पर कैसी होती, चपटी होती है, फ्लैट सेल्स होती है, सब में न्यूक्लियस दिखा देंगे, ये न्यूक्लियस हो गया। ओके, तो ये डायग्राम होगा आपका स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम का। ओके, तो इनके हम लोग लोकेशन सेक्शन से पहले फंक्शंस देखेंगे कि फंक्शंस हम लोगों को याद हो जाएंगे, मतलब पता लग जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, तो हम लोग लोकेशन अपना ऑलरेडी एज्यूम कर लेंगे, लोकेशन अपना पता लगा लेंगे कहाँ पाई जाती है। सो फंक्शंस क्या है इनका? फंक्शंस है प्रोटेक्शन फ्रॉम द इरोशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इरोशन, यानी सुरक्षा प्रदान करती है इरोशन। इरोशन क्या होता है ना, मेनली केमिकल्स वगैरह की कोई सरफेस है ना डैमेज होती है, उसको हम इरोशन बोलते हैं कई बार। ठीक है, कई बार क्या है, घर्षण से कोई सरफेस डैमेज होती है। ठीक है, कई बार कुछ केमिकल से कुछ सरफेस डैमेज होती है, तो उसको हम इरोशन बोलते हैं। इरोशन मेनली केमिकल से ही डैमेज होती है मेनली। ठीक है, इरोशन तो कहाँ पाए जाएंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ये किसको लाइनिंग करती है? lining of the mouth, esophagus and vagina। तो ये लोकेशन से जहाँ पर इरोशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, सरफेस डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है, दैट इज द माउथ, इसोफेगस और वेजाइना। ओके, समझ क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्यूबोइडल कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज द संयुक्त घनाकार उपकला, कंपाउंड क्यूबोइडल भी बोल सकते हैं हम इसको। संयुक्त घनाकार उपकला, दैट इज द क्यूबोइडल कंपाउंड एपिथेलियम। सो क्यूबोइडल कंपाउंड एपिथेलियम आपको कहाँ पाए जाएंगे? क्यूबोइडल कंपाउंड एपिथेलियम का मेनली बस फंक्शन इतना सा है, ये प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन एंड लाइनिंग द टिश्यू या ऑर्गन। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है कंपाउंड क्यूबोइडल कंपाउंड एपिथेलियम में आपका सलाइवरी ग्लैंड,
sweat gland and the mammary gland. Okay, salivary gland, sweat gland, mammary gland. Example of conjunctiva of eye. जो हमारी आई का लेयर होता है ना कंजक्टिवा, उसको भी लाइनिंग प्रोडक्ट करता है क्यूबिटल कंपाउंड एपिथेलियम. सो सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एंड दैट इज द कंजक्टिवा ऑफ आई. तो इसको ये लाइनिंग करती है और प्रोटेक्शन देती है बाहरी एनवायरनमेंट से. पढ़ा था हम लोगों ने केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से. इसका डायग्राम कैसा होता है थोड़ा वो भी देख लेते हैं. ओके, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, जो हो गया आपका सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स होती है. पढ़ा था लोगों ने सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियम यानी सिंपल एपिथेलियम हम लोगों ने देखा था. क्यूब लाइक सेल्स होती है. ओके, ये आपको सबको पता है. अब उसी क्यूब लाइक सेल्स के ऊपर ना बिल्डिंग बना दो बस, मोर देन वन लेयर. तो ये हो गया आपकी क्या हो गई क्यूबिटल कंपाउंड एपिथेलियम. ये इनका न्यूक्लियस हो गया. डायग्राम पे आपको इसी के नाम के सामने बनाना है. नीचे से नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सामने बना हुआ है तो समझ जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम. बस कुछ नाम कुछ नहीं है, उस कंपाउंड का आप आगे भी कर सकते हो, पर पता होना चाहिए कि कंपाउंड का टाइप है बस. तो कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम यानी संयुक्त स्तंभाकार, संयुक्त स्तंभाकार मतलब ऊतक कैसी होती है. ठीक है, देख लो ऐसी होती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जस्ट स्लेंडर एंड टॉल लाइक सेल्स. ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको. जब आप डायग्राम भी बनाओगे बाय चांस, जो बोर्ड एग्जाम आते हैं जिनके थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, उनको बताना चाहिए डायग्राम बनाओ ना, तब थोड़े से इसको टोल सेल बनाना और इसको बनाना क्यूबॉइड टाइप यानी क्यूब लाइक सेल्स. ये हो गया. ये हो गई आपकी कंपाउंड कोलमनर सेल्स. एक चीज याद रखना, इनका न्यूक्लियस होता है ना थोड़ा बेस टाइप पर होता है, सिचुएटेड एट द बेस पर होता है इनका न्यूक्लियस. तो ये कोलमनर कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम हो गई. सो इसके कहाँ पाई जाती है कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम, कहाँ पाई जाती है. इनका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट द टिश्यू. ठीक है, तो आपको ये मिलेगी मेल यूरेथ्रा में. कहाँ पाई जाएगी, मेल यूरेथ्रा. यूरेथ्रा आपका क्या हो गया, मेल फीमेल में अलग अलग यूरेथ्रा होते हैं. तो मेल यूरेथ्रा में ये लाइनिंग करके कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम. ओके, सो ये चीज क्लियर. एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इनका फंक्शन याद रखना है, इनका डायग्राम कैसे याद रखना है. ठीक है, इसके बाद जो अगला एग्जांपल हमारे अगला टाइप जो आता है हमारा वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कुछ नहीं है, एक एक्स्ट्रा टाइप के एपिथेलियम है जिनका मेन फंक्शन होता है ना स्ट्रेचिंग करना, यानी जो ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बनाना. जैसे हमारी क्या यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया. ठीक है, तो वहाँ पर ये पाई जाती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. क्योंकि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, जब वहाँ क्या होता है यूरिन कलेक्ट होता है, तो कई बार क्या होता है कि टाइमली टू टाइम यूरिन एक्सक्रेट नहीं हो पाता, बाहर नहीं आ पाता. तो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा भी यूरिन कलेक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे जो एपिथेलियम है ना अपने आप को स्ट्रेच करती है. तो उस स्ट्रेचिंग में जो हेल्प करता है वो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है. ट्रांजिशनल एपिथेलियम. तो
क्या काम करता है ये? हेल्प टू एक्सपांडिंग द टिश्यूज या ऑर्गन। हम लोग यहाँ देखो टिश्यू या ऑब्लिक ऑर्गन्स लगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम होता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लो, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है हमारे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं। नेफ्रॉन हो गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर किडनी आ गई, किडनी के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरेथ्रा आ गया, यूरेटर आ गया, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बना है, इसलिए हम इसको टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन बोलते हैं। हेल्प टू एक्सपांड द टिश्यू या ऑर्गन। एग्जांपल्स है इसके यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये से एग्जांपल्स हैं ट्रांजिशन एपिथेलियम के। तो दैट इज ठीक है। तो ये हमारा था कंपाउंड एपिथेलियम वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये भी हमने आज पार कर लिया। तो आज का हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा ना कनेक्टिव टिश्यू पे होगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कनेक्टिव टिश्यू को ऐसे जस्ट फैला के दिया होगा, मतलब कुछ भी हो उसमें हौच पौच करके दे दिया है, कहाँ से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दे दिया, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दे दिया, टेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दे दिया, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का नाम दे दिया, तो हौच पौच करके पूरा उसमें दिया होगा, ठीक है। मतलब कोई वेल मैनर तरीके से उसने नहीं दिया होगा। तो आज हम लोग उसको वेल मैनर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी इतनी ईजी होती है कि सब पढ़ लेते हैं, तो नीट में सबके सभी टॉप कर लेते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी टफ है ना कि उसको समझने में भी हम लोगों को भी टाइम लगता है, तो उसको अच्छे से समझ के आपको डिलीवर करना ही हमारा काम है। सो एनसीईआरटी क्या करते हैं, आपके एनसीईआरटी है तो बहुत छोटी किताब है, लेकिन वही एक किताब कम से कम 4 से 5 बुक्स के बराबर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स वो है ऐसी है कि छोड़ देता है पर उनको एक्सप्लेन नहीं करता, और उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या उसकी लैंग्वेज ऐसी है, सेंटेंस ऐसे से लिखे रहते हैं ना जिनको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, डिलीवर करना बहुत टफ काम होता है। तो वो डिलीवर करने कन्वर्ट करने का काम हम लोग जैसे एक्सपर्ट करते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, जंक्शन देख लिया, कंपाउंड देख लिया, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू, यानी इनका काम क्या है, कनेक्शन का और लिंकिंग का, ठीक है। दैट इज क्लियर। मैं आपको पहले बताया था जब हम लोग टिश्यू के डिवीजन करने बैठे थे, हम लोग एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट एविडेंटली फाउंड इन द बॉडी। Most evidently found tissue in the body। सबसे ज्यादा यही बॉडी में हमारे पाया जाता है, सबसे ज्यादा डिवीजन से इनके, सबसे ज्यादा टाइप ही इनके कनेक्टिव टिश्यू के, और सबसे ज्यादा मेन फंक्शन ही इनके हमारी बॉडी में, सबसे मेन रोल ही इन्हीं का कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एविडेंटली फाउंड टिश्यू इन द बॉडी। तो इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड द कनेक्शन एंड लिंक बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज। तो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग कुछ देख लेते हैं। आपकी टिप ऑफ द नोज ये कनेक्टिव टिश्यू है, आपका एक्सटर्नल ईयर भी कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी जो लॉन्ग्स बोन है, लॉन्ग्स बोन वो भी उनके लास्ट में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो लंबी लंबी आपकी अस्थियां उनके लास्ट में जो पाया जाता है कनेक्टिव पाया जाता है, एट द एंड ऑन ऑफ द लॉन्ग बोन between the vertebral disc
दैट इज द मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस क्या होता है? जो आपकी कपाल होती है ना, क्रेनियम जो होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के बोन होती है। फ्रंटल हो गया, दैट इज पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया। तो ये जो बोन होता है ना, आप बस देखना कभी क्रेनियल को, तो उसमें से लाइन लाइन वाइज होती है, ये ऐसा ऐसा करके जुड़ा हुआ है। तो जिसके थ्रू जुड़ा होता है ना, वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका। तो उसी जॉइंट को हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। So tip of the nose, external nose, at the end of the long bones, between the vertebral disc, meniscus, यहाँ सब क्या कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। आपका नेजल सेप्टम कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से। आपका ब्लड ये भी कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ठीक है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे एक कनेक्टिव टिश्यू इतनी सारी जगह पर पाया जाता है, या फिर किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, टिप ऑफ द नोज हमारी अलग है, ब्लड अलग है हमारा, मेनिस्कस का जॉइंट अलग है, बिटवीन द वर्टिब्रल डिस्क वो अलग है, एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन के एंड में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वो अलग है। ये तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का डिवीजन पढ़ेंगे अब। कनेक्टिव को डिवाइड करेंगे आगे जाके हम लोग, ठीक है। वो देख लेते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। तो कनेक्टिव के क्या क्या डिवीजन आओ चलो देख लेते हैं तुरंत। कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको करेंगे तीन पार्ट में डिवाइड। कौन कौन से तीन पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एंड सेकंड इज द सपोर्टिव टिश्यू। आपका जो फर्स्ट जवाने से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में वो इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार एक चार्ट पढ़ना है और फिर एक बार आपको एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव टिश्यू एंड द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि स्पेशलाइज्ड आपकी एनसीईआरटी बोल रही है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को पहले डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। दैट इज blood and that is lymph, ओके। सपोर्टिव टिश्यू में क्या आता है? सपोर्टिव टिश्यू में सिर्फ दो चीजें आएंगी आपकी, क्या है? तो कार्टिलेज एंड अदर इज द बोन, अस्थि, और ये उपास्थि लिख देते हैं यहाँ पर, उपास्थि एंड दैट इज द अस्थि। सपोर्टिव मतलब क्या होता है? सहायक टिश्यू, फ्लूइड यानी द्रव, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, ब्लड हो गया आपका रक्त, लिम्फ हो गया, लिम्फ को लिम्फ ही लिखते हैं वैसे, ओके। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आगे जाके डिवाइड होता है। देखो इसका जो डिवीजन है ना, और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत डिफरेंट टाइप का है, इसको डिवाइड कर देते हैं आगे। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो वास्तव में डिवाइड होता है, तो loose connective tissue and the other is dense connective tissue, ठीक है। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके दो पार्ट दिए हुए हैं, एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड इज द एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस, जो वास्तव में लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू ही आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। और इसमें आपको दिया हुआ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो दिया हुआ आपका कौन कौन सा दिया हुआ है देखिए,
fibrous connective tissue, elastic connective tissue, and that is the reticulate connective tissue. और आपके जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना, वो इस टाइप से दिए हुए हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। तो उसका भी हम यहाँ लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हालांकि डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर है, इन्हीं के पार्ट है, फाइब्रस इलास्टिक और रेटिकुलेट के ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको तो ये याद रखना है, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बस इनको ऐसे नाम याद रख लेना है कि फाइब्रस भी होता है, इलास्टिक भी होता है, रेटिकुलेट भी होता है। ओके, कार्टिलेज को पढ़ने से पहले बोन में देख लेते हैं, बोन में क्या झमेला है, ठीक है। बोन के अंदर दो टाइप का होता है, कॉम्पैक्ट बोन एंड दैट अनदर इज द स्पंजी बोन। ओके, ब्लड लिम्फ तो अकेला ही होता है, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड को एक्चुअली हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा पढ़ेंगे आगे जाके, क्योंकि थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लड में एक तो होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है कॉक्सूल्स। कॉक्सूल्स में जो कणिकाएं होती हैं, कॉक्सूल्स आगे जाके डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। दैट इज क्लियर। सो कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन हम लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में बहुत लफड़े हैं, कैसे लफड़े हैं देख लेते हैं, कार्टिलेज कैसे लफड़े करती है देख लेते हैं। कार्टिलेज में क्या क्या होता है, कार्टिलेज आपकी होती है हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद आती है आपकी इलास्टिक कार्टिलेज, और इलास्टिक की जगह पहले लिखो फाइब्रस। ओके, fibrous cartilage, and third is the elastic cartilage, and fourth is the calcified cartilage। कई बार क्या होता है ना, कुछ बुक्स में आपका फाइब्रस कार्टिलेज को भी डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है, एक तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस कार्टिलेज, ऐसा करके आपको लिखा हुआ है। तो हम लोग को बेसिक याद रखना है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्शिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। बोन का कॉम्पैक्ट बोन एंड द अदर इज द स्पंजी बोन। उसके बाद ये होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में इसके भी क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में। कौन कौन से तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं इसके ग्रेन्युलोसाइट्स के। एक तो इओसिनोफिल, that is eosinophil, and other is the basophil, and third is the न्यूट्रोफिल। तो ग्रेन्युलोसाइट के भी तीन पार्ट हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट के सिर्फ दो ही पार्ट हैं, कहानी कुछ तो यहाँ नहीं चलता, होपफुली आपको दिख रहा होगा शायद। एक तो मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये जो पार्ट है ना, ब्लड वाला पार्ट, ब्लड लिम्फ वाला पार्ट, हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ओके, तो हम लोग आज क्या क्या देखेंगे, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में देखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कार्टिलेज के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज क्या है, फाइब्रस क्या है, इलास्टिक क्या है और कैल्शिफाइड क्या है। बोन का थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, डिटेल स्टडी हम लोग स्केलेटल सिस्टम के अंदर करेंगे बोन का भी।
ओके, सो कॉम्पैक्ट बोन स्पंजी बोन हम लोग देख लेंगे, दैट इज क्लियर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर्टी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और दूसरा उन्होंने डिवाइड किया है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ओके, स्पेशलाइज्ड टिश्यू को उन्होंने ऐसे करके डिवाइड किया, यानी ये दोनों जो हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर आपका कार्टिलेज आता है, बोन आता है, ब्लड आता है, लिम्फ आता है, ठीक है। लिम्फ को एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू का ही पार्ट है। कार्टिलेज आता है, बोन आता है, ब्लड आता है और लिम्फ आता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही पार्ट हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वन इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड अदर इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो थोड़ा सा हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी में दोनों मेंशन किए हैं, ये दोनों मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। फिर थोड़ा कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के एग्जांपल्स दे दिए हैं आपके एनसीईआरटी में, लेकिन वो कौन सी कार्टिलेज का टाइप भी आपके एनसीईआरटी में नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम लोग एनसीईआरटी को 100% कवर करते हुए चल रहे हैं, प्लस 10 to 20% एडिशनल पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ उनके नाम दे के छोड़ दिए गए। जो हम 10 to 20% एडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दे के छोड़ दिया गया है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं उनके बारे में कि ये क्या है समझने के लिए, ठीक है। और हो सकता है कभी भी बाई चांस लग खराब हो, या फिर हो सकता है कि एनसीईआरटी हर बार तो एनटीए नेशनल टेलेंट एजेंसी हर बार तो ऐसा नहीं करेगा कि 100 बायो के सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से देते, तो 2 से 4 क्वेश्चन को हमेशा बाहर से देगा, ठीक है। और बाहर से देने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस से बाहर दे दिया, सिलेबस के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसके बारे में डिटेल स्टडी वहाँ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो वो क्वेश्चन आपको हम लोग कवर करवा देंगे इसी डिटेल स्टडी में, इसी एडिशनल टॉपिक के अंदर। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर? दो कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़े थे वहां पर, एल्वेओलर टिश्यू और एक था एडिपोस टिश्यू। सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द एल्वेओलर टिश्यू। आपके एनसीईआरटी में एल्वेओलर टिश्यू का डिस्क्रिप्शन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो एल्वेओलर टिश्यू क्या होता है? इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, डायरेक्ट लिखते हैं फाउंड बीनीथ द स्किन, आपकी जो त्वचा है ना उसके नीचे पाया जाता है ये। और इसका फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द फ्रेमवर्क टू द टिश्यू या ऑर्गन। प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टिश्यू को या ऑर्गन को, ओके। सो इसके कंटेंट्स क्या क्या? कंटेंट्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इस एल्वेओलर टिश्यू का डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम में 3 चीजें बहुत हाईलाइट की हुई है। पहला तो फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर्स, उसके बाद मास्ट सेल्स और उसके बाद मैक्रोफेज, ये 4 चीजें बहुत हाईलाइट की हुई है। तो इसके जो कंटेंट्स है, मेमोरी क्या है? फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड इज द mast cell, mast, and third is the macrophage, okay। so ये 3 चीजें हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम में इनका वर्णन किया गया है, तो मेंशन किया गया है। सो फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है ना, फाइबर्स एंड द कोलाजन फाइबर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है? फाइबर्स एंड कोलाजन फाइबर्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा
फाइबर से कोलेजन फाइबर प्रोवाइड करती है और इसका फंक्शन भी वही है, सपोर्ट द फ्रेमवर्क, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क टू द टिश्यू ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे मेन कंटेंट इसका फाइब्रोब्लास्ट ही है। इसके बाद मास्ट सेल्स और मैक्रोफेज आती है। जो आपकी मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज ये मैंने आपकी पाई जाती है इननेट इम्यूनिटी में। यानी जो जन्मजात प्रतिरोधी क्षमता होती है ना, वहाँ मैक्रोफेज हमेशा प्रेजेंट रहेगी। कि क्या काम करती है? तो मैक्रोफेज का काम है मेनली आपका फेगोसाइटोसिस, साइटोसिस ऑफ डैमेज बैक्टीरिया। तो डैमेज बैक्टीरिया है ना, उनको भक्षण कर लेगी उनका। ठीक है, आपको इन्फेक्शन हुआ, डिजीज हुई आपको, उसके बाद बैक्टीरिया आपके शरीर में, पैथोजन आपके शरीर में एंटर किए गए, तो बहुत सारी सेल्स हमारी इसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। हम लोग फिर यहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का मेंशन करना भूल गए, उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो उस डैमेज बैक्टीरिया को, तो जो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, हमारी ये प्रोटेक्शन करती है पैथोजेंस वगैरह से। तो ये क्या करती है कि बैक्टीरिया को मार देती है, और जो मारे हुए बैक्टीरिया, डैमेज बैक्टीरिया है, उनको खाती कौन है? मैक्रोफेज खाती है उनको। नाम से लग रहा है फेज, भक्षण करने वाली। बैक्टीरियोफेज नाम सुना होगा, बैक्टीरिया का भक्षण करने वाली, बैक्टीरियोफेज, वो वायरस याद रखना। तो मैक्रोफेज हो गया। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है तो फेगोसाइटोसिस ऑफ द डैमेज बैक्टीरिया एंड रिपेयरिंग करती है आल्सो, ये रिपेयर द डैमेज टिश्यू। अब जो टिश्यू डैमेज हुआ है ना, हमारे डिजीज में, इन्फेक्शन की वजह से, उनको भी रिपेयर कर देगी तुरंत। तो इतनी अच्छी है मैक्रोफेज हमारी। ठीक है, इसको महाभक्षण बोलते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, महाभक्षण। मास्ट सेल को मास्ट सेल से बोलते हैं। मास्ट सेल्स क्या काम करते हैं ना, तो मास्ट सेल्स ये एक्टिव होती है मेनली ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। जब हमारे शरीर में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, जैसे पोलन से किसी को एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी, हम लोगों ने पढ़ा था प्लांटिंग किंगडम में पोलन ग्रेन, उससे किसी को एलर्जी है, या किसी पार्टिकुलर खाने वाने से कुछ एलर्जी है, या किसी पार्टिकुलर डस्ट से एलर्जी है, तो उस टाइम पे जो एक्टिव होती है ना, वो होती है हमारी मास्ट सेल्स, तो एलर्जी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके अलावा मास्ट सेल्स इन्फ्लामेशन में हेल्प, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है एंड उस टाइम पे एक्टिव रहती है इन्फ्लेमेशन के टाइम में। तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है ना कि हमें पता है कि बॉडी को कि हमारी तबीयत खराब होगी, हमारे अंदर पैथोजन से लगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की, ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। ठीक है, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, ताकि हम अवेयर हो जाए कि हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी है, हमें इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस चीज़ को अवेयर करने के लिए हमारी बॉडी सेल्फ ही टेम्परेचर बढ़ा देती है, ताकि इंसान को अवेयरनेस आ जाए कि हाँ अब तो हम बीमार हो गए। तो ये हमारी बॉडी का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। इसी प्रकार ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को, जब इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी एक्टिव हो जाती है, और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में बॉडी की हेल्प करती है मास्ट सेल्स। तो ये दैट इज क्लियर। एलुलर टिश्यू का डायग्राम हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे लेक्चर के बाद। ओके, इसके बाद हम लोग अब आते हैं एडिपोस टिश्यू पे। एडिपोस टिश्यू कुछ नहीं होता, देखो एडिपोस टिश्यू ये भी क्या है कि त्वचा के नीचे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का टिश्यू होता है। एडिपोस टिश्यू डिफरेंट टाइप का टिश्यू होता है। एडिपोस टिश्यू में मेनली फैट्स वगैरह होता है, फैट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक्सेट्रा। तो जितना भी रिजर्व फूड है या फिर एक्सेसिव मटेरियल है, ये कन्वर्ट कर लेती है कोशिकाएं, इनको एडिपोस टिश्यू कन्वर्ट कर लेती है किसमें? फैट के अंदर, और इनको स्टोर करती है बीनीथ द स्किन। तो लिख देते हैं यहाँ पर एडिपोस टिश्यू। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत ईजीली मैं डिलीवर कर रहा हूँ चीज़ें, बहुत अंडरस्टैंडिंग तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ। सो एडिपोस टिश्यू beneath the skin. Okay,
store the fat beneath the skin excessive material converts in fat or adipose tissue। तो ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब ये मत सोचना कि एनसीईआरटी से हट के हम लोग जा रहे हैं कि पहले बोला था एनसीईआरटी हमारी गीता है, एनसीईआरटी हमारी कुरान, एनसीईआरटी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब और एनसीईआरटी हमारे बाइबल है। तो हम लोग एनसीईआरटी को पूरा प्रॉपर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिपोज टिश्यू, दैट इज क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। ये क्या था? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे देखेंगे दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसके पार्ट हैं? दैट इज द पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सो ये अब हम स्टार्ट करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखते हैं दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आपकी एनसीईआरटी बोलती है, वही हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा हम लोगों ने नाम मेंशन करते हैं, दैट इज मोर सफिशिएंट, ओके। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका dense regular connective tissue and other is the dense irregular connective tissue, okay। so dense irregular connective tissue में क्या होता है कि जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है ना वो क्या होता है, बहुत कॉम्पैक्टली होता है, बहुत वेल मैनर तरीके से होता है, और जो अरेंज होते हैं तो पैरेलल अरेंज होते हैं, ठीक है। So the arrangement of collagen fibers and other bundles, collagen fibers and other fibroblasts and other fibers arranged in bundle form and parallel। तो जो अरेंजमेंट होता है कोलाजन फाइबर्स का और अदर फाइबर्स का, वो अरेंज होते हैं बंडल फॉर्म्स एंड फाइबर्स में। सो हम लिख देते हैं अरेंजमेंट बता के कि कोलाजन फाइबर्स एंड, ताकि सेंटेंस परफेक्ट बैठे, कोलाजन फाइबर्स एंड अदर फाइबर्स अरेंज इन बंडल फॉर्म एंड द पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल dense regular connective tissue, and that's the definition, okay। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दैट इज द फर्स्ट इज टेंडन, सेकंड इज द लिगामेंट। आपको इन दोनों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अभी भी बोल रहे पहले से पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा, लेकिन आगे इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए। आज के बाद अब ऐसा नहीं कि वर्ड का मीनिंग भूल जाए, मैं आज बता रहा हूँ कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं कि लिगामेंट स्ट्रेन हो गया, टेंडन स्ट्रेन हो गया, लिगामेंट में खिंचाव आ गया। तो टेंडन क्या होता है? टेंडन इज द कनेक्शन होता है ये बिटवीन द बोन एंड मसल्स के बीच में, ठीक है। बोल सकता हूँ मैं जॉइंट या कनेक्शन between bone and muscles, that is the tendon। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो बोन, इससे क्या होगा याद हो जाएगा आपको, BM बोन हैशटैग मसल। लिगामेंट क्या होता है? that is the joint या connection between two bones। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, बोन B हैशटैग B,
प्रैक्टिस की है आपको याद रखना इजी होगी। टेंडन बोन एंड मसल्स का कनेक्शन है, लिगामेंट्स बिटवीन द टू बोन्स। ओके, कभी हमारा पाउंड थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, फ्रैक्चर होता है, तो हम बोलते हैं लिगामेंट में स्ट्रेन है। डॉक्टर कोई ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर है, हड्डियों का जो डॉक्टर है, उनको बोलते हैं सुना लिगामेंट स्ट्रेन हो गया, टेंडन में खिंचाव आ गया। तो वो क्या होता है कि अगर बोन और मसल्स के बीच में जॉइंट होता है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन हो जाता है, थोड़ा सा स्प्रेन हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। और लिगामेंट में भी सेम होता है कि बोन और बोन के बीच थोड़ा सा खिंचाव हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं उस वक्त, अलग अलग टेक्निक है उस वक्त, ठीक है। कोई प्लास्टर के लिए सजेशन देता है, कोई आपको गरम पट्टी बांधने के लिए सजेशन देता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमारा जो बेसिक था हम लोगों ने ट्राई किया, दैट इज अ डेंस एक्टिव टिश्यू। एग्जांपल लिख के देता हूं, टेंडन, लिगामेंट, तो ये टेंडन और लिगामेंट हो गया। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं डेंस रेगुलर एक्टिव टिश्यू में कोलाजन फाइबर्स एंड अदर फाइबर्स आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब होता है फेलर, स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये स्कैटर्ड फॉर्म में फैले होते हैं, ठीक है, अरेंज नहीं होते हैं, नॉट वेल अरेंज। ये भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, किसी को वो टर्म समझ में नहीं आए तो दैट इज द नॉट वेल अरेंज्ड, ठीक है, नॉट वेल अरेंज्ड, प्रेजेंट इन द स्किन। आंसर में हमारा ये एग्जांपल दिया हुआ है, आर प्रेजेंट इन द स्किन। What is present in the skin? That is the dense irregular connective tissue. What is the dense irregular connective tissue? The collagen fibers and the other fibers are scattered in the matrix, and we can also say that they are not well arranged. So example क्या है? Present in the skin. ठीक है, हमारे त्वचा में मौजूद होते हैं ये। तो इतना समझ में आ गया। Dense irregular यानी नियमित रूप से, dense irregular मानी अनियमित रूप से। ओके, सो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, डेंस रेगुलर भी रेगुलर हो गया। अब आता है हमारा डेंस कार्टिलेज। कार्टिलेज में हम लोग देखेंगे सिर्फ उनके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और कुछ कार्टिलेज के स्पेशल फीचर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी अलाउ नहीं करती डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। कुछ चीज़ों का आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, सब चीज़ों की डिटेल स्टडी करने गए तो आपका जो सिलेबस है ना, 1 साल की जगह 2 साल में अपडेट होगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ उनके एग्जांपल्स देखेंगे कार्टिलेज के। ओके, कार्टिलेज। सो कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज ये क्या होते हैं ना, इनके जो फाइबर्स होते हैं, इनमें कार्टिलेज के फाइबर्स का जो मैट्रिक्स होता है, इनके सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, प्लायबल होते हैं, ठीक है। सॉलिड होते हैं, प्लायबल होते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा लचीलापन हल्का इनमें पाया जाता है कार्टिलेज के अंदर। और इसके बाद इन्होंने बताया गया कि कार्टिलेज किससे बनती है? कार्टिलेज बनती है मेनली कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनती है। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है ना, आपस में घिरी हुई रहती है ऐसे करके, कॉन्ड्रोसाइट ऐसे सेल्स करके घिरी हुई रहती है आसपास से। ये इनके आसपास क्या है? मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कहाँ से आया? कॉन्ड्रोसाइट सेल से ही निकल के आता है मैट्रिक्स। Chondrocyte cells are surrounded by matrix that are, जो इन्हीं के द्वारा that are secreted by them, that are secreted by themselves। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स अपने ही मैट्रिक्स, अपने ही द्वारा बनाए मैट्रिक्स से घिरी हुई रहती है, ठीक है। और कार्टिलेज बनती किससे? फॉर्मिंग सेल से। कॉन्ड्रोसाइट फॉर्मिंग सेल्स, दैट इज द कॉन्ड्रोसाइट। तो इतना से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉलिड एंड प्लायबल स्ट्रक्चर है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स
फॉर्मिंग सेल कार्टिलेज को फॉर्म करने वाली कॉन्ड्रोसाइट सेल दैट आर सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स दैट आर सिक्रेटेड बाय देमसेल्फ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो एग्जांपल हम लोग थोड़ा ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके, यानी इनको क्लासिफाई करके देखते हैं एग्जांपल। ओके, कार्टिलेज को क्लासिफाई करेंगे तो कार्टिलेज का और काम देख लेते हैं कि ये मतलब क्या करती है कि सपोर्ट प्रदान करती है सॉफ्ट टिश्यूज को। ठीक है, फंक्शंस यहाँ लिखे हैं, ठीक है, सारे फंक्शंस अभी हमारे क्लासिफिकेशन में क्या करती हैं, सपोर्ट, गिव द सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यूज, गिव द सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यूज। इतना ही बोलते हैं और इनके एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम लोग क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि एक होती है हाईली कार्टिलेज, ये कैसी होती है, ग्लास लाइक होती है, मतलब चमकती रहती है बहुत ज़्यादा, ग्लास लाइक, इनका अपीयरेंस ग्लास लाइक होता है हार्डली कार्टिलेज का। ठीक है, बहुत सॉफ्ट कार्टिलेज है हाईली कार्टिलेज। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, उसके बाद आती है आपकी फाइब्रस कार्टिलेज, एंड द लास्ट वन इज द कैल्शिफाइड कार्टिलेज। ओके, तो इनके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स हैं तो हम लोग अभी देख लेते हैं। जो हाइलिन कार्टिलेज है आपकी कहाँ पाई जाती है, हाइलिन कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनका काम होता है, मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा तो आपकी एनसीईआरटी अलाउ नहीं करती मीन्स कि आपके एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दिए हुए, कार्टिलेज का बहुत छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, सिर्फ एग्जांपल दिए हुए, तो हम लोग भी यहाँ ऐसे क्लासीफाई करके एग्जांपल बता देंगे आपको। ठीक है, ज़्यादा मटेरियल डिलीवर नहीं करूँगा, जितना एनसीईआरटी में है दैट इज मस्ट सफिशिएंट, और कुछ एडिशनल 10 से 20% जैसे हम लोग हमेशा से बोलते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, हाइलिन कार्टिलेज आपके सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह में पाई जाएगी। ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी टिप ऑफ द नोज होगी, नेजल सेप्टम्स हो गया, आपका लैरिंक्स हो गया, आपका ट्रेकिया हो गया, तो जितने भी हमारे एयरवे है, एयरवे वाले पार्ट हैं, उनकी वॉल्स को लाइनिंग करती है हाइलिन कार्टिलेज। एग्जांपल के तौर पर देखेंगे टिप ऑफ द नोज, नेजल सेप्टम, okay, and second is the so this is second and this is the third, second is the larynx and third is the larynx, fourth is the trachea। ट्रेकिया के छल्ले होते हैं ना, वो हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं आपके। ओके, तो इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाई जाएगी, ये भी देख लो एक बार। तो इलास्टिक कार्टिलेज क्या होती है, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है भाई, इलास्टिक कार्टिलेज आपकी पाई जाती है जो एक्सटर्नल ईयर्स हो गए, आपके ऑरिकल्स हो गए और एपिग्लोटिस हो गई, वहाँ इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाएगी आपकी। तो इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल्स हैं ई फॉर एक्सटर्नल और ई फॉर इलास्टिक, ऐसे याद रखना, एक्सटर्नल ईयर ऑरिकल्स ई फॉर एक्सटर्नल और ई फॉर एपिग्लोटिस। ठीक है, सब याद रखेंगे। सो एक्सटर्नल ईयर में, ऑरिकल्स में, एपिग्लोटिस में इलास्टिक कार्टिलेज आपको मिल जाएगी। ओके, चलो अच्छा है, मिल गई। अब आगे हम लोग जाते हैं तो फाइब्रस कार्टिलेज आता है। तो फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, फाइब्रस कार्टिलेज आपको मिलेगी मेनिस्कस। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मेनिस्कस के बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद होगा कि जो हमारी क्रेनियल की बोन्स होती है ना, डिफरेंट बोन, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ये आपस में जुड़ी होती है मेनिस्कस के द्वारा, उसी को उस जॉइंट को मेनिस्कस बोलते हैं। तो फाइब्रस कार्टिलेज मेनिस्कस में पाई जाएगी और कहाँ पाई जाएगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, वहां पे पाई जाएगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी पाई जाती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी ये फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाएगी। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है,
कि जब हम लोग लोअर एब्डोमेन में जाते हैं ना, लोअर एब्डोमेन में, तो वहाँ पर प्यूबिक अस्थि पाई जाती है, इलियम हो गया, प्यूबिक हो गया, वैसे अस्थि पाई जाती है। तो दो प्यूबिक दोनों साइड की लेफ्ट और राइट आपस में जिस जॉइंट से जुड़ी होती है वही फाइब्रस कार्टिलेज है, उस जॉइंट को हम प्यूबिक सिम्पाइसिस बोलते हैं। ठीक है, कैल्शिफाइड कार्टिलेज के एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इस साइड पर आ जाओ। ठीक है, इस साइड पर आया ऊपर की तरफ। तो कैल्शिफाइड कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? कैल्शिफाइड कार्टिलेज पाई जाती है हमारी लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन जैसे ह्यूमरस हो गई, ठीक है, हाथ की अस्थि वाली बड़ी, और नीचे फीमर हो गया हमारा जंघा अस्थि, तो उसके एंड पोर्शन पर कैल्शिफाइड कार्टिलेज पाई जाती है। ठीक है, तो एट द एंड पोर्शन ऑफ long bones like femur and then is the humerus अस्थि और femur के लॉन्ग जो लॉन्ग बोन होते हैं उसके एंड पर पाया जाता है। तो ये कार्टिलेज भी हमने डिलीवर कर दिया बहुत अच्छी सिंपल लैंग्वेज में। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं बोन्स पर, और जो कार्टिलेज बोन थे हमारे और साथ में ब्लड और लिम्फ, याद रखना कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, नॉट योर अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। ओके, सो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कार्टिलेज, बोन और ब्लड और लिम्फ ये सब क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं, ये मत भूल जाना। ठीक है, कई बार ऐसा ऑप्शन में पूछ सकता है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है इनमें से कौन से? कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब देखो बोन को कंप्लीट करके हम लोग चैप्टर टिश्यूज करेक्ट टिश्यू खत्म कर लेंगे। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू है, और मस्कुलर टिश्यू न्यूरल टिश्यू दो टिश्यू बचेंगे इसके बाद। ओके, तो बोन जल्दी से देख लेते हैं कि बोन होता क्या है। बोन होता है कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बोन का जो मैट्रिक्स होता है ना बहुत हार्ड होता है, ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस एंड नॉन प्लायबल, यानी अब ये लचीले नहीं रहे, नॉन प्लायबल। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, बोन ये क्या करते हैं? प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो शरीर होते हैं ना उसको मेनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बोन। आज मैं खड़ा हूँ तो बोन की वजह से, हाथ उठा रहा हूँ बोन की वजह से, गर्दन घुमा रहा हूँ बोन की वजह से, क्योंकि हमारे पार्ट्स में सब जगह बोन है। ठीक है, बोनी स्केलेटल होता है ना हमारा, बोन स्केलेटल अस्थि कंकाल, तो वहाँ क्या बोन होती है। तो हार्ड सब्सटेंस है, नॉन प्लायबल, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर provide the structure of our body, provide the structure of our body. Okay, that is clear. So ये हो गया, और इससे एग्जांपल तो क्या ही है, एग्जांपल तो बहुत सारे हो जाएंगे। फीमर हमारा बोन है, हम ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना है, नेक है, यहाँ पर सर्वाइकल बोन हो गया, रिब्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल। हाँ, याद रखना कि रिब्स के जॉइंट भी वो कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बोन हार्ड सब्सटेंस, नॉन प्लायबल, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो बोन भी क्या है कि दो टाइप की होती है आपकी, एक होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन, एंड अदर इज द स्पॉन्जी बोन। सो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में क्या डिफरेंस है दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वो हड्डी नहीं है जो डॉग लेग घूमता रहता है। ठीक है, ये हमारी कोई बॉडी की कोई हड्डी है। ठीक है, हो सकता है हाथ की हो या पाँव की हो, ठीक है, रेडियल ना कोई भी हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आपको समझाने के लिए कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन क्या होती है ये समझाने के लिए बस मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो होता यूं है कि जो कॉम्पैक्ट बोन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेंस बोन भी बोल सकते हैं।
और जो स्पॉन्जी बोन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेबेक्युलर और कैंसिलस बोन। ओके, तो हम इसको ट्रेबेक्युलर और कैंसिलस बोन भी बोलते हैं इसको। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन होती है ना आपकी, ये कॉम्पैक्ट बोन है, आउटसाइड में जो है जो कॉम्पैक्ट बोन है, अंदर की साइड जो है वो स्पंजी बोन है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट बोन एकदम हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती है, सॉलिड होती है और सराउंड करके स्पॉन्जी बोन को हम ट्रेबेक्युलर बोन और कैंसिलस बोन बोलते हैं और इट इज सराउंडेड बाय द कॉम्पैक्ट बोन। बस इतना सा याद रखना है आपको, जस्ट ऊपर की इंफॉर्मेशन याद रख लोगे तो बहुत इतना, क्योंकि आपका सेट में दिया हुआ नहीं। सो दैट इज क्लियर। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले न्यूरल टिश्यू हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम नर्वस सिस्टम में करेंगे। उसके बाद जो आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूरल टिश्यू, देन उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। सो हम लोग न्यूरल टिश्यू में क्या देखते हैं, चलो देख लेते हैं। अभी हम न्यूरल टिश्यू का सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट ही पढ़ेंगे। हम लोग न्यूरल टिश्यू का डिटेल स्टडी हमारी दी हुई है नर्वस सिस्टम चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर। तो न्यूरल टिश्यू होता कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा होता है, देख लो आज एक बार, ताकि आपको वहाँ बेसिक्स पता हो इस चीज़ का जब पढ़ने जाओगे तो। ठीक है, तो ये आगे हो गया आपका न्यूरॉन हो गया। तो न्यूरल टिश्यू होता है ना, मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है आपका। वन इज द न्यूरॉन, दैट इज द यूनिट ऑफ nervous system. Okay, that is the unit of nervous system, and other this is the most excitable organ. ये मोस्ट एक्साइटेबल स्ट्रक्चर हम लोग लिख देते हैं। तो न्यूरॉन जो है, एक पार्ट न्यूरॉन हो गया न्यूरल टिश्यू का, और एक पार्ट है आपका न्यूरोग्लियल टिश्यू। तो न्यूरोग्लियल टिश्यू क्या करता है कि इस न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो न्यूरोग्लियल टिश्यू क्या है देख लेते हैं। तो न्यूरोग्लियल टिश्यू आसपास रहता है यहाँ पर, सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूरल टिश्यू के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा की बात करें तो वॉल्यूम में, आयतन में, सबसे ज्यादा आयतन में या मात्रा में आपका पाया जाएगा न्यूरोग्लियल टिश्यू। ये जो है न्यूरोग्लियल टिश्यू है, और जो हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है इसके वाला, ये है आपका न्यूरॉन। ये आपका हो गया डेंड्राइट, ये आपका हो गया साइटोन या सोमाकाय, और ये आपका हो गया एक्सोन। दैट इज क्लियर। इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, दैट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड दैट इज द मोस्ट एक्साइटेबल स्ट्रक्चर। और न्यूरोग्लियल टिश्यू है, ये क्या करता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोटेक्शन देता है या फिर सराउंड करता है। ठीक है, सराउंड द न्यूरॉन। और क्या काम इसका, न्यूरोग्लियल टिश्यू that make more than half more than half of neural tissue या नर्वस सिस्टम न्यूरल टिश्यू बोल सकते हैं। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम न्यूरल टिश्यू का मेक मोर देन हाफ पार्ट जो न्यूरोग्लियल टिश्यू बनाता है। यदि ये 40% है तो 60% होगा पूरी न्यूरल टिश्यू के अंदर। ओके, दैट इज क्लियर। इतना ही आपका इंसाइट में क्या हुआ, एक डायग्राम बनाया, डायग्राम हमने प्रोड्यूस कर दिया। डायग्राम को अच्छे से हम इंसाइट
लेक्चर के बाद हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी मेंशन करेंगे, सारे डायग्राम मेंशन करेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम भी मेंशन करेंगे और एल्वेओलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस टिश्यू के डायग्राम भी हम मेंशन करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी बोलती है, अच्छी खासी बोलती है, अच्छा खासा बताया इसमें मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ को, हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी नॉलेज लेके पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ कम कंटेंट वहाँ दिया हुआ है, कंटेंट हम थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे और जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो कंपेरेटिव होगा, क्योंकि इन्होंने मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से डिवाइड किए गए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड अदर इज द कार्डियक मसल्स। तो तीनों का अलग पढ़ने से अच्छा हम लोग कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन में पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीनों में कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ कुछ डिससिमिलरिटीज हैं। सो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। देखो मस्कुलर टिश्यू नाम से पता लग रहा है कि मस्कुलर मतलब इन्होंने क्या होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, रिलैक्सेशन भी होगा, तो लिख देंगे। तो मस्कुलर टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं, कोलाजन नहीं लिखेंगे, फाइबर से लिखेंगे। फाइबर्स आर अरेंज्ड in bundle form and in parallel arrays। ओके, तो जो इनमें फाइबर्स अरेंज होते हैं बंडल फॉर्म में और पैरेलल होते हैं, पैरेलल फॉर्म में होते हैं इनमें फाइबर, ठीक है। तो जो ये मस्कुलर टिश्यूज है इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी छोटी हो जाती है, सो शॉर्टन एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके रिलैक्स करती है, ठीक है, नॉर्मल लेंथ, ठीक है। जब ये कोई हार्ड वर्क करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, और जब इनको फ्री किया जाता है तो रिलैक्स हो जाते हैं, नॉर्मल लेंथ पे आ जाते हैं। तो ये हमारे मस्कुलर टिश्यूज हो गए। तो मस्कुलर टिश्यूज का बहुत मेन काम इनका ये कि मूवमेंट कराने में, टू हेल्प इन द मूवमेंट, टू हेल्प इन मूवमेंट्स, ओके, टू हेल्प इन द मूवमेंट, मूवमेंट्स का हमारा हेल्प करते हैं, जैसे हम गर्दन घुमा रहे हैं तो इसमें मस्कुलर टिश्यू का काम है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो हॉलो ऑर्गन इंटेस्टाइन वगैरह है वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है डिफरेंट टाइप का, उसमें मस्कुलर टिश्यू का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे कार्डियक मसल्स पंप कर रही है, कंटिन्यूसली ब्लड को पंप कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, ठीक है, सारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वहाँ ब्लड को सर्कुलेट कर रही है, तो उसमें भी कार्डियक मसल्स का काम है, कार्डियक मसल्स मस्कुलर टिश्यू का ही पार्ट है। तो अब इनका और आगे ब्रीफ डिटेल हम लोग देखते हैं। ब्रीफ में हम लोग क्या देखेंगे कि तीनों ही टिश्यूज को या तीनों ही मसल्स को हम लोग यहाँ लिखकर कंपेयर कर लेंगे एक दूसरे से, और आज इस चैप्टर को हम बाय बाय गुड बाय बोल के खत्म कर देंगे। सो स्टार्ट मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू तो आपका हो गया। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले आपका आता है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल muscles, and next is the smooth muscles, and next is the cardiac muscle, okay। तो स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आओ देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर दिमाग में इसको याद रख लेते हैं। तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। सो पहला इनका जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं, देखिए स्केलेटल मसल्स होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, पहली स्ट्रक्चर पे जाते हैं हम लोग। स्केलेटल मसल्स ये आपकी बंडल शेप होती है, बंडल शेप, ओके। स्मूथ मसल ये स्पिंडल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इनको फ्यूजिफॉर्म होती है। कार्डियक मसल्स दे आल्सो अपीयर लाइक इन बंडल शेप,
ओके डन। ये बंडल शेप होती है कार्डियक मसल स्ट्रक्चर की धीरे स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन क्या होती है, जो स्ट्रिप्स होती है ना, जैसे मान लो कोई एक प्लेट है तो उसमें ये स्ट्रिप्स पाई जाती है, ठीक है, लाइन धारियां पाई जाती है, उसको हम स्ट्रिएशन कहते हैं, स्ट्रिए कहते हैं। इनका जो वेरिएशन है, इनका जो मॉर्फोलॉजी है, देखने से कैसी दिखती है, स्ट्रेट टाइप की दिखती है, यानी स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिया प्रेजेंट होता है इनमें, स्ट्रिया प्रेजेंट। स्मूथ मसल में that is absent and that is also present in cardiac muscle। ओके, स्ट्रिएशन हम लोग ने देख लिए हैं और आगे हम लोग जाते हैं इनके न्यूक्लिएशन पे देखते हैं कि न्यूक्लियाई कैसे होते हैं। थर्ड इनका होता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल के जो न्यूक्लियाई होता है ना, पेरिफेरल होता है, आपको डायग्राम में चैप्टर के बाद में प्रोवाइड करूंगा लेक्चर के एंड में। तो देखना इनका न्यूक्लियाई क्या है ना कि एकदम सेल के बीचों बीच नहीं है, सेल से तो थोड़ा सा बाहर हटके है, तो वो बाहर हटके पाया जाता है न्यूक्लियाई। तो उस वजह से इनका न्यूक्लियाई होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूक्लियाई। और ये पेरिफेरल होता है, साथ में कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं भाई साहब, न्यूक्लिएटेड ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, स्पिंडल फ्यूजन में यानी स्पिंडल और जो स्मूथ मसल है इसमें जो न्यूक्लिया होता है एकदम सेल्स के बीच में होता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, centrally and also is the uninucleated। ये होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, इसके अलावा जो आपके बंडल शेप यानी कार्डियक मसल है ये भी क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी होते हैं आपके, ठीक है, कार्डियक मसल्स वाले। इसके बाद ये सब हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, कोई बाहर से नहीं, सब एनसीईआरटी के पॉइंट है आपके, बस लिखे हुए नहीं है, कुछ डायग्राम में दिखाए गए हैं आपके, ठीक है, डायग्राम में सब दिख रहा है आपका, स्टेशन होता है, इसमें नहीं होता, उसमें होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस में भी दिखाया है, सेंट्रली होता है, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इसके बाद एक और फीचर आपका आता है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क कैसे होते हैं, देखिए स्केलेटल मसल में कोई इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाया जाता। इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब जहां इनका जॉइंट होता है ना वहां एक डिस्क पाई जाती है, ठीक है, जॉइंट के वहां, तो वो सिर्फ कार्डियक मसल में देखने को मिलती है, वो डायग्राम में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ एब्सेंट, दैट इज एब्सेंट एंड प्रेजेंट, सिर्फ कार्डियक मसल प्रेजेंट होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। और एक इनका टाइप एक और का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग इनका एक होता है फैटिग। तो देखना स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी की होती है, हम लोग कभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो हम लोग थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी फैटिग हो जाती है, फैटिग टू सून, बहुत जल्दी फैटिग हो जाती है हमारी स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स है, ठीक है, ये भी फैटिग होती है पर डिले, थोड़ा फैटिग होने में टाइम लगता है। स्मूथ मसल हमारी अंदर की इंटेस्टाइन स्टोमक है, ये हमारी स्मूथ मसल्स है। लेस फैटिग देन प्रीवियस, यानी पहले से कम फैटिग होती है, मतलब पहले वाले से थोड़ा कम फैटिग, तो बहुत जल्दी फैटिग हो जाती है, थोड़ा कम देर से फैटिग होती है। और जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल कभी फैटिग नहीं होती, ठीक है, आप ऐसा सोचो कि कार्डियक मसल भी फैटिग हो जाती है, रुक जाती है, हम आराम कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा, अदरवाइज हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कार्डियक मसल कंटिन्यूअसली अपना काम करती रहती है, कभी थकती नहीं है, ठीक है, कार्डियक मसल नेवर फैटिग। इसके बाद एक और देख लेते हैं इनका छठा, इनका देख लेते हैं एक्शन कैसा होता है इनका। एक्शन मींस ये वॉलंटरी होती है कि इनवॉलंटरी होती है। वॉलंटरी मतलब होता है कि हम हमारी इच्छा के अनुसार इनको चला सकते हैं, इनवॉलंटरी होती है कि अपनी इच्छा पे चलती है, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो कार्डियक मसल हमेशा इनवॉलंटरी होती है, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। अब मैं चाहूँ हार्ट की मसल्स रुक जाए, पंप करना रोक दे, सर्कुलेशन रोक दे, नहीं रुकेगी,
ठीक है, तो हमारी इच्छा हमारे ऊपर इनकी इच्छा पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब हम इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज द इनवॉलंटरी मसल, दैट इज द कार्डियक मसल। देन स्मूथ मसल जो होती है दे आल्सो द इनवॉलंटरी होती है। अब जैसे हमारे अंदर इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, वहाँ कुछ डाइजेशन क्रिया चल रही है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम बोलेंगे अभी थोड़ी देर रुक जा, बाद में डाइजेशन करना, ऐसा नहीं होगा। तो वो भी क्या इनवॉलंटरी है स्मूथ मसल्स। एक्शन की बात करें और स्केलेटल मसल ये वॉलंटरी होती है। जैसे हम चलते चलते थक गए तो हम सोचेंगे बैठ जाते हैं, तो हम बैठ जाते हैं, तो हम इनको रिलैक्स दे सकते हैं, ठीक है। फैटिग हो जाती है तो हम इनको रिलैक्स दे सकते हैं, फिर वापस खड़े होकर चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कंट्रोल के अंदर होती है स्केलेटल मसल, क्या कहता है वॉलंटरी मसल। ओके, इसके बाद हम लोग जाते हैं इनके एग्जांपल्स पर। एग्जांपल की बात करें तो जो स्मूथ मसल है मेनली इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इंटेस्टाइन या इंटरनल जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन एक्सेप्ट द कार्डियक ऑर्गन के अलावा, ठीक है, ये पाई जाती है हार्ट के अंदर। हार्ट मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक नाम मतलब कार्डियक से पता लग रहा है कि हार्ट के अंदर पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स मेनली ये बोन्स पे ही पाई जाएगी, बोन्स के साथ ही अटैच रहेगी स्केलेटल मसल्स, ठीक है, अटैच विद द बोन। दैट इज क्लियर। तो हमारा ये स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल जो हमारे किसके अंदर आता है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है, ये कंप्लीट होता है आज। ये सब किसके पार्ट है, मस्कुलर टिश्यू के पार्ट है। दैट इज क्लियर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया। हमने इनफैक्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं विद इन द सेंटेंस एंड आल्सो विद इन द डायग्राम। डायग्राम के पॉइंट हम लोगों ने कवर कर दिए, डायग्राम को मैं लेक्चर के एंड में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। सारे डायग्राम इंक्लूडिंग द जंक्शंस, कंपाउंड एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू आल्सो। सो होपफुली आपको आज इंटरेस्ट आया होगा लेक्चर को पढ़ने में। बहुत वैरायटी वाला लेक्चर था, बहुत लंबा लेक्चर था। कोई लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं जिसमें आपको बताया है कि जो ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, एक बार इनकी सिचुएशन या कंडीशन क्लियर होता है उसके बाद हम इनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर। सो आज के लिए इतना काफी है, कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच गाइस।